दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म आप लोगों का मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में यूरोप के किसी गाँव में रहने वाले दो भाई बहनों एला और फिलिप को दिखाया जाता है। कुछ दिनों पहले ही उनकी माँ की मौत होने से दोनों उदास रहा करते थे, इसलिए उनके पिता जॉर्ज उनकी उदासी दूर करने के लिए कहीं से टीना नाम की एक औरत को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर अपने घर ले आते हैं। टीना को भी पहले से ही हीबा नाम की एक लड़की होती है। घर पहुंचने पर जॉर्ज हीबा को अपने दोनों बच्चों एला और फिलिप के साथ घुलने मिलने को कहकर हीबा की मां टीना को घर के अंदर ले जाता है, जहां पहले तो वो उसे अपना पूरा घर दिखाता है और फिर अपनी पहली पत्नी के सारे गहने तथा जेवर दिखाकर कहता है, एला और फिलिप की मां के मरने के बाद मैं आज पहली बार किसी को ये सब दिखा रहा हूँ। आज से ये सब तुम्हारा हुआ। ये सुनकर लालची टीना मन ही मन बहुत खुश होती है और दिखावे के लिए जॉर्ज से कहती है, मैं ये सब संभाल कर रखूंगी। इसके बाद जॉर्ज टीना पर विश्वास करके उसे अपने घर के तथा जेवर के संदूक की चाबी भी दे देता है और कहता है, आज से तुम ही इस घर और मेरे बच्चों की मालकिन हो। उम्मीद है तुम मेरे घर और बच्चों का पूरा ध्यान रखोगी। इस पर मक्कार टीना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ जरूर। दरअसल टीना एक डैन होती है और उसकी तथा उसकी बेटी के इरादे बहुत खतरनाक होते हैं। इस सबसे अनजान जोसेफ खिड़की से आवाज देकर अपने बच्चों और हीबा को अंदर बुलाता है। उधर बाहर खेल रही एला और फिलिप को टीना की दुष्ट बेटी हीबा अभी से परेशान करना शुरू कर देती है। फिर जब ये सभी अंदर आ जाते हैं तो जोसेफ अपने दोनों बच्चों को टीना से मिलवाते हुए कहता है, ये तुम्हारी नई माँ है और ये हीबा तुम लोगों की बड़ी बहन। तुम लोग अक्सर ही अपनी माँ के लिए रोया करते थे, इसलिए ही मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। अब से ये लोग तुम दोनों का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। हालांकि उनके सिर पर जो मुसीबत आने वाली होती है उसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। डायन टीना भी दिखावे के लिए एला और फिलिप से कहती है, तुम दोनों बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही प्यार दूंगी। वहीं जॉर्ज अपनी पहली पत्नी के गहनों में से एक एक गहना सबको देते हुए कहता है, चलो अब एक नए परिवार का जश्न मनाएं। ये कहकर वो जैसे ही मेज पर रखा हुआ शराब का प्याला पीता है, उसका गला रूंध जाता है और वो तड़प कर मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डैन टीना ने उसे रास्ते से हटाने और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए पहले से ही अपनी योजना के तहत उसकी शराब में जहर मिला रखा था। जोसेफ के मरते ही उसके दोनों बच्चे उसे लिपटकर रोने बिलखने लगते हैं, जबकि धूर्त टीना और उसकी बेटी खुशी से इसे तमाशे की तरह देख रही होती हैं। एला टीना से कहती है, तुम इन्हें बचाने के लिए कुछ करती क्यों नहीं? तो टीना कहती है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जिसको मरना था वो तो मर गया, अब तुम दोनों के रोने धोने से वो वापस नहीं आएंगे। इससे एला समझ जाती है कि जरूर उसके पिता के मरने में इस औरत का ही हाथ है, लेकिन हालात से मजबूर होने की वजह से वो टीना का विरोध नहीं कर पाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और दोनों भाई बहन की हालत अपने ही घर में नौकरों वाली हो जाती है। माँ और बेटी इन दोनों पे हमेशा हुक्म चलाकर इनसे झाड़ू पोछा और अपने जूते साफ करवाया करते हैं। यहाँ तक कि भूखे होने पर इन बेचारों को ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता। ऐसे ही अत्याचार सहते सहते एला और फिलिप ऊब चुके होते हैं। एक दिन जब टीना फिलिप से जूते साफ करवा रही होती है, उसी वक्त एला फर्श साफ करने के बाद टीना से कहती है, मैंने सफाई का काम कर दिया है, इसलिए मुझे कुछ खाने पीने को दे दो। ये सुनते ही टीना की दुष्ट बेटी जानबूझकर फर्श पर कूड़ा बिखेरते हुए कहती है, इसे भी साफ करो। उसकी इस हरकत से फिलिप झल्लाकर उससे कहता है, जल्दी ही तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा बदसूरत सुअर। इससे नाराज होकर दोनों माँ बेटी मिलकर पहले तो इन भाई बहनों को झाड़ू से मारती हैं और फिर सजा देने के लिए हमेशा की तरह दोनों को ले जाकर अस्तबल में बकरियों के बीच बंद कर देते हैं, जहाँ भूख प्यास से तड़पते हुए दोनों अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगते हैं। रात होने पर उन्हें उम्मीद होती है कि शायद रहम करके टीना और उसकी बेटी उन्हें यहाँ से निकालकर खाना पानी देंगे। हालांकि ना तो उन्हें वहाँ से निकाला जाता है और ना ही उनके पास कोई खाना पानी लेकर आता है। इससे व्याकुल होकर एला अपने भाई से कहती है, अगर हम माँ के लिए जिद नहीं करते तो हमारे पिता कभी इस डैन को घर में नहीं लाते। इसने हमारे पिता को सम्मोहित किया और जहर देकर मार डाला। अच्छा तो ये होता कि हम दोनों भी मर जाते। इस पर उसका भाई कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये हमारा घर और हमारी संपत्ति है। पहले हमें यहाँ से निकलकर कहीं दूर भागना होगा, फिर समय और मौका आने पर हम इस डैन से भी जरूर हिसाब चुकता करेंगे। एला कहती है, पर हम कैसे भागेंगे? फिलिप कहता है, अभी वो दोनों सो रही होंगी, इसलिए यही मौका है। तो अब दोनों मिलकर अस्तबल में दीवार की तरह लगे कमजोर पटरे को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर दोनों घर से अपनी माँ की निशानी वाला लॉकेट और घड़ी उठाते हैं और फिर दबे पांव जल्दी से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है और दोनों जंगल की सीमा तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जंगल के अंदर उन्हें खूंखार भेड़िया दिखता है, तो बचने के लिए दोनों छिपकर उसके वहां से हटने का इंतजार करने लगते हैं।
दूसरी ओर सुबह जागने पर हीबा दोनों भाई बहनों के लिए जानवरों वाला खाना लेकर अस्तबल में जाती है, पर जब उसको वहाँ कोई नहीं दिखता तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। इस घटना के बारे में वो अपनी माँ टीना से बताती है और कहती है शायद वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं और जाते जाते वो घड़ी और लॉकेट भी ले गए। इससे गुस्से से तिलमिलाई हुई टीना अपना जादुई गोला उठाकर उसके जरिए दोनों भाई बहनों को ढूंढने लगती है। अगले सीन में एला और फिलिप को दिखाया जाता है जो भूखे प्यासे इधर उधर भटकते हुए कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें पानी का एक स्रोत दिखता है। फिलिप एला से कहता है हम कई घंटों से भूखे प्यासे हैं, कम से कम अब हमारी प्यास तो बुझ जाएगी। उधर टीना अपनी बेटी के साथ जादुई गोले में इन दोनों को देख लेती है। उसकी बेटी उससे कहती है क्यों ना आप उस पानी पर कोई जादू कर दो ताकि पानी पीते ही दोनों मुसीबत में पड़ जाएं। इस पर टीना मंत्र पढ़कर ऐसा जादू करती है जिससे कि वो पानी पीने वाला बाघ में बदल जाए। हालांकि पानी के स्रोत के पास एक कौवा बैठा होता है जिसको कि एला की माँ हमेशा रोटी दिया करती थी। जब उसे पानी के अभिमंत्रित होने का आभास होता है तो वो पानी पीने जा रहे एला और इवान को सावधान करते हुए कहता है ये पानी पीते ही तुम दोनों बाघ में बदल जाओगे। इस चेतावनी से डरकर एला फिलिप को पानी पीने से रोक देती है और अब दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जब टीना जादुई गोले में ये देखती है तो वो गुस्से में भड़कते हुए हीबा से कहती है उस कौवे ने हमारी योजना पर पानी फेर दिया। अगले सीन में उस राज्य के राजकुमार डेविड को दिखाया जाता है जिन्हें शादी करने के लिए अपने मनमाफिक कोई राजकुमारी नहीं मिल रही होती और उनके कर्मचारी उन्हें हर राज्य में मौजूद राजकुमारियों की जानकारी दे रहे होते हैं। इधर एला और फिलिप जब पहाड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो टीना उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उनके सामने झरने का पानी प्रकट कर देती है। इससे खुश होकर फिलिप अपनी बहन से कहता है चलो पानी पीते हैं, लेकिन कौवा उन्हें फिर से सावधान करता है कि यह अभिमंत्रित पानी है, इसे पीने वाला भालू में बदल जाएगा। तो डर के मारे एला ना तो खुद पानी पीती है और ना ही फिलिप को पानी पीने देती है। इन दोनों के पानी न पीने से टीना की उन्हें मुश्किल में डालने की योजना फिर से नाकाम हो जाती है। जादुई गोले में ये सब देख रही हीबा जो कि एला की खूबसूरती से जलती थी अपनी माँ से कहती है अगर हर बार वो दोनों इस तरह बच जाएंगे तो फिर किसी न किसी दिन वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस पर टीना कहती है वो काला कौवा उन दोनों की मदद कर रहा है। ये कहकर वो हीबा के साथ जादुई गोले के जरिए जंगल में आगे बढ़ रहे दोनों भाई बहनों पर फिर से नजर रखने लगती है। वहीं जंगल में फिलिप एला से कहता है देखो ये कौवा यहाँ भी आ गया, पर इस बार मैं पानी जरूर पीऊंगा, नहीं तो प्यास के मारे ही मेरी जान चली जाएगी। एला की हालत भी पानी न पीने से बेहद खराब हो रही होती है, इसलिए फिलिप के पीछे चलते चलते वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। इस बात से अनजान फिलिप अकेले ही आगे बढ़ते हुए जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है जहां उसे पानी बहने की आवाज सुनाई पड़ती है। पास में बहन को न देखकर उसे लगता है शायद उसकी बहन पीछे रह गई है, इसलिए उसके आने से पहले ही उसे पानी पी लेना चाहिए। ये सोचकर वो जंगल में बह रहे पानी के स्रोत के पास जाता है तो जादुई गोले में उसे देख रही टीना इस मौके का फायदा उठाकर उस पानी के स्रोत को भी अभिमंत्रित कर देती है। इसका आभास होते ही कौवा फिर से पानी पीने जा रहे फिलिप को रोकता है, लेकिन प्यास से बेहाल होने के कारण इस बार फिलिप कौवे की चेतावनी नजरअंदाज करके वो पानी पी लेता है, जिससे कि वो तुरंत एक हिरन में बदल जाता है। गोले में ये सब देखकर टीना और उसकी बेटी बहुत खुश होती है। हालांकि इसी खुशी में उनका हाथ लगने से जादुई कांच का गोला नीचे गिरकर लुढ़कने लगता है, जिससे दोनों माँ बेटी घबराते हुए चीखने लगती हैं। वहीं वो गोला लुढ़कते लुढ़कते खिड़की का कांच तोड़कर घर से बाहर निकल जाता है तो दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती हैं, लेकिन उनके हाथ लगने से पहले ही वो गोला नाली के पानी में गिरकर आगे की तरफ बहने लगता है। इधर होश में आने पर एला को जब अपना भाई नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है, जहां उसे पानी के स्रोत के पास पड़ी हुई उसके भाई की छड़ी मिलती है और वहीं पर हिरन बन चुका उसका भाई भी खड़ा होता है। इससे वो समझ जाती है कि उसका भाई अभिमंत्रित पानी पीने की वजह से हिरन बना है। अब दुखी होकर अपने भाई का साथ देने के लिए वो भी पानी पीने के लिए हाथों में पानी उठाती है, लेकिन हिरन के रूप में वहाँ मौजूद उसका भाई पानी में बने अपने प्रतिबिंब के जरिए अपनी बहन को वो पानी पीने से रोकता है। एला कहती है इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, तुम भी तो हिरन बनकर अकेले हो गए हो, ऐसे में मुझे भी हिरन बनकर तुम्हारा साथ देने दो। ऐसा कहकर वो पानी को पी लेती है। हालांकि वो फिर भी हिरन नहीं बनती क्योंकि जादुई गोला टूट जाने की वजह से पानी से जादू का असर खत्म हो गया होता है। बेचारी एला को नहीं पता होता कि वो आगे क्या करे और कहाँ जाए। ऐसी हालत में वो हिरन बने अपने भाई के साथ वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर चलने पर उसकी नजर वहाँ बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ती है तो वो उस झोपड़ी को ही अपना आशियाना बनाकर भाई के साथ वहाँ रहने लग जाती है। अगले सीन में टीना और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जहां टीना हीबा को नाली में उतारकर उससे जादुई गोला बाहर निकलवाती है। हीबा उसे जादुई गोला दिखाकर कहती है ये तो टूट चुका है, आखिर अब हम इसके बिना उन दोनों पर कैसे नजर रखेंगे। टीना कहती है मैं नया जादुई गोला तैयार करवाऊंगी, पर इसमें 1-2 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इधर एला झोपड़ी को ठीक ठाक करके हिरन को कुछ खाने के लिए देती है। हालांकि उसे उसकी सुरक्षा की भी चिंता होती है, इसलिए वो उसे एक ढीले पट्टे से बांध देती है। हिरन भी जरूरत पड़ने पर आईने के प्रतिबिंब के जरिए अपनी बहन से बात
बातें कर लिया करता है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। एला की दिनचर्या अब झोपड़ी के आसपास खाने की चीजें उगाना और हिरन बने अपने भाई की देखभाल करना होता है। हालांकि उसे अभी तक ना तो ये पता चल पाता है कि उसके भाई के हिरन बनने के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, और ना ही ये पता चल पाता है कि वो उसे हिरन से वापस इंसान कैसे बनाए। इसके बाद 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। राजकुमार डेविड को अभी तक शादी के लिए कोई मनपसंद राजकुमारी नहीं मिल पाती। रोमांच के लिए वो भी कई दिनों बाद अपने सिपाहियों के साथ उसी जंगल की ओर शिकार खेलने जाता है जिसके अंदर एला झोपड़ी बनाकर रहा करती है। झोपड़ी के पास फिलिप बाल्टी के पानी में अपने प्रतिबिंब के जरिए अपनी बहन से कहता है, मैं यहाँ बंधे बंधे बोर हो जाता हूँ, इसलिए मुझे खोल दो ताकि मैं आज जंगल में घूम आऊँ। एला कहती है, जंगल में खूंखार जानवरों और शिकारियों का खतरा बना रहता है, ऐसे में मैं तुम्हें बाहर भेजकर तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। लेकिन फिलिप अपनी जिद पर अड़ा होता है, इसलिए एला उसे खोलकर कहती है, झोपड़ी से ज्यादा दूर और जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। फिलिप कहता है ठीक है, और फिर कुलाचे मारते हुए जंगल की ओर घूमने चला जाता है। उधर घोड़े पर सवार राजकुमार डेविड भी अपने सैनिकों के साथ इस जंगल के एक दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहाँ उसके सैन्य अधिकारी खोजी कुत्तों के जरिए शिकार करने लायक जीवों की खोजबीन में लग जाते हैं। आखिरकार थोड़ी ही देर बाद राजकुमार को एक हिरन दिख जाता है और वो बंदूक से निशाना लगाकर उसे मार गिराते हैं। फिर जब अपने आदमियों के साथ वो उस हिरन के पास जाकर देख रहे होते हैं, उसी दौरान उनकी नजर वहां से कुछ दूरी पर झाड़ियों के बीच उछल कूद कर रहे फिलिप पर पड़ती है। तो उसका शिकार करने के लिए राजकुमार बंदूक लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। इस बात से अनजान फिलिप हिरन के रूप में इधर उधर तेजी से भाग रहा होता है, इसलिए राजकुमार उसका शिकार नहीं कर पाते। फिर कुछ देर बाद झाड़ियों में इधर उधर भागते हुए वो वापस अपनी झोपड़ी को लौट जाता है। इस दौरान राजकुमार आधे रास्ते तक तो उसका पीछा करता है, पर फिर हिरन के आंखों से ओझल हो जाने की वजह से वो जंगल में अपने आदमियों के पास वापस लौट आता है, जहाँ उनका मंत्री उनसे पूछता है, क्या आपको वो हिरन मिला? राजकुमार कहता है, नहीं, आज तो बचकर भाग गया, पर कल उसका शिकार करने मैं अकेले आऊंगा। इसके बाद ये सभी लोग शिकार किए गए हिरन के साथ वापस अपने महल को लौट जाते हैं। अगले दिन फिलिप फिर से अपनी बहन से इजाजत लेकर जंगल में घूमने जाता है। वहीं घोड़े पर सवार राजकुमार भी शिकार करने के लिए जंगल में उस हिरन की तलाश कर रहे होते हैं, जहां काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे झाड़ियों में चल रहा हिरन दिख जाता है। तो उसका शिकार करने के लिए राजकुमार फौरन उसकी ओर गोली चला देता है। इससे घबराकर हिरन झोपड़ी की ओर भागता है और गोली उसके अंदर लगने की बजाय उसके शरीर को बाहर से खुरचते हुए निकल जाती है। हालांकि राजकुमार अभी उसके पीछे लगा होता है, पर हिरन वहाँ से तेजी से भागते हुए अपनी झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी बहन से झोपड़ी का दरवाजा खुलवाता है। उसके शरीर से निकल रहे खून देखकर एला घबरा जाती है और उसका घाव साफ करते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि बाहर मत जाओ, पर तुम नहीं माने, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इधर राजकुमार भी झोपड़ी के बाहर आकर खिड़की से उनकी बातें सुन लेता है। उसे एला काफी पसंद आती है, क्योंकि इतने सालों से वो उसके जैसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहा होता है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में वो झोपड़ी के अंदर नहीं जाता और एला के बारे में सोचते हुए चुपचाप वहाँ से अपने महल लौट आता है। महल में वो आकर इस बारे में विचार करने लगता है कि कल वो अकेले में जाकर उस लड़की से अपने दिल की बात कहेगा। इसके दूसरे दिन एला हिरन को रस्सी से बांधकर कहती है, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि कल तुम्हारी जान जाते जाते बची है। फिलिप कहता है, मुझे जाने दो या फिर रस्सी ढीली कर दो। तो एला उसे तकलीफ से बचाने के लिए रस्सी थोड़ी ढीली कर देती है। हालांकि फिर वो जैसे ही चूल्हा देखने झोपड़ी के अंदर जाती है, फिलिप ढीली रस्सी को खींचकर घूमने के लिए जंगल में चला जाता है। कुछ देर बाद राजकुमार एला की झोपड़ी पर आता है और एला से दरवाजा खुलवाकर उसके सामने जाता है। एक अजनबी को इस तरह अपनी झोपड़ी में आया हुआ देखकर अकेली एला डर जाती है। तो राजकुमार उसे शांत करते हुए कहता है, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरे महल की रानी बनोगी? एला कहती है, ना तो आप मेरे बारे में जानते हैं और ना ही मैं आपके बारे में, फिर मैं आप पर भरोसा कैसे करूँ? राजकुमार कहता है, मैं बिना तुम्हारी मर्जी के तुमसे शादी नहीं करूंगा। राजकुमार की इस बात से एला राहत की सांस लेती है। इस सबके दौरान हिरन भी वहाँ आ जाता है। हालांकि एला राजकुमार से ये नहीं बताती कि ये हिरन उसका भाई है। अगले सीन में जादुई गोला बनाने वाले एक कारीगर को दिखाया जाता है, जो इतने सालों में टीना के लिए एक नया जादुई गोला तैयार करके उसे टीना को दे देता है। इधर जंगल में काफी देर तक राजकुमार से बातें करने के बाद जब एला को यकीन हो जाता है कि राजकुमार एक अच्छा इंसान है, तो वो उसके साथ महल जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमार भी उससे अपने प्यार का इजहार करने के बाद उसे और हिरन को साथ लेकर वहाँ से अपने महल चला जाता है, जहाँ धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। राजकुमार के मंत्री की बेटी को एला का हिरन काफी पसंद आता है, इसलिए उसके देखभाल की जिम्मेदारी वो अपने हाथ ले लेती है। अगले सीन में टीना और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जब वो दोनों जादुई गोले में एला को राजकुमार के साथ शादी के जश्न में नाचते हुए देखती हैं, तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। हीबा अपनी माँ से कहती है, ये कैसे हो सकता है? हमने उनको बर्बाद करने की इतनी कोशिश की, फिर भी उस एला की शादी राजकुमार से हो गई, और मुझे देखो, मैं यहीं सड़ रही हूँ। क्या फायदा तुम्हारे जादू का? इस वक्त उस एला की जगह मुझे राजकुमार की दुल्हन बनना चाहिए था। तो टीना उससे कहती है, इंतजार करो, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि उसकी जगह तुम ही होगी। धीरे
धीरे समय बीतता है और एला गर्भवती हो जाती है। राजकुमार अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर बहुत खुश होता है। वहीं हिरन भी मंत्री की बेटी से बहुत घुल मिल चुका होता है। एला की गर्भावस्था को देखते हुए राजकुमार एला से कहता है, मुझे तुम्हारी और होने वाले बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई अच्छी आया रखनी पड़ेगी। टीना अपने जादुई गोले में ये सब देख सुन लेती है और अपनी बेटी से कहती है, यही मौका है अपनी योजना को अंजाम देने का। इसके अगले दिन टीना और हीबा आया के कपड़े पहनकर राजकुमार के दरबार में जाती हैं और राजकुमार को मक्खन लगाते हुए कहती हैं, राजकुमार आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, उसकी देखभाल करना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। बेचारा सीधा साधा राजकुमार उन डायनों के झांसे में आकर उन्हें अपने महल में आया का काम दे देता है और मंत्री उन दोनों को महल के अंदर बनी एक मीनार में रहने की जगह दे देता है, जहाँ दोनों अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए एला का बच्चा होने का इंतजार करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद महल से घोषणा की जाती है कि रानी एला ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही महल के सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजकुमार भी अपने बच्चे के पास जाकर उसे दुलारते हैं। इसी दौरान दाई बनी टीना और हीबा भी उनके पास जाती हैं। टीना राजकुमारी से कहती है, हम रानी को नहलाने स्नानागार में ले जा रहे हैं। तो एला दाई जानकर अपना बच्चा हीबा के हाथ में दे देती है। यहाँ से वो दोनों माँ बेटी एला को नहलाने के लिए नीचे स्नानागार में ले जाती है, जहाँ एला को मारने के लिए टीना ने पहले से ही ढेर सारा भाप इकट्ठा करके रखा था। उस भाप से घबराकर एला कहती है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। तो टीना और हीबा उसे अपना असली चेहरा दिखाकर कहती हैं, आज के बाद तुम्हारा खेल खत्म समझो। ये कहकर वो उसके गले से लॉकेट निकालते हुए उसकी चोटी काट लेती हैं और फिर उसे मरने के लिए वहीं बंद कर बाहर निकल जाती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से टीना का रूपांतरित करने वाला पंख एला के पास ही गिर जाता है, जिसके इस्तेमाल से वो एक कबूतर में बदलकर किसी तरह स्नानागार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। इधर टीना को लगता है कि एला मर चुकी है, इसलिए वो हीबा को राजकुमारी के कपड़े पहनाती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि उसका रूप बदलने वाला इकलौता पंख कहीं गिर गया है, तो वो हीबा का चेहरा दुपट्टे से ढककर उसे राजकुमार के बेड पर लिटा देती है। हीबा उनसे कहती है, क्या कर रही हैं आप? जब राजकुमार मेरा चेहरा देखेंगे तो वो सारा सच जान जाएंगे। टीना कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं एक ऐसी युक्ति लगाऊंगी जिससे राजकुमार तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। ये कहकर वो उसे एला का लॉकेट पहनाते हुए उसके बालों में एला की चोटी भी लगा देती है। वही कबूतर बन चुकी एला अपने बच्चे के पास जाकर उसकी देखभाल कर रही होती है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि वो अपने इंसानी रूप में वापस कैसे आएगी। थोड़ी देर बाद राजकुमार गुलाब लेकर हिरन के साथ अपने कमरे में जाते हैं और टीना से कहते हैं, एला का चेहरा ढका हुआ क्यों है? टीना कहती है, महाराज इस हिरन की वजह से उनके चेहरे पर संक्रमण हो गया है। अगर कोई उनका चेहरा देख लेगा तो वो संक्रमण उसे भी लग जाएगा, इसलिए इस हिरन को अभी मार डालिए, नहीं तो ना जाने संक्रमण और किस किस में फैलेगा। ये सुनते ही सीधा साधा राजकुमार घबरा जाता है और बिना सच जाने ही वो हिरन को मारने का आदेश दे देता है। तो बचने के लिए हिरन महल के परिसर में इधर उधर भागने लगता है। सिपाही उसके पीछे लगे होते हैं। मंत्री भी उसे ढूंढ रहा होता है। अब क्योंकि मंत्री की बेटी ही हिरन का ख्याल रखा करती थी, इसलिए खुद को सुरक्षित करने के लिए हिरन उसके घर में ही छिप जाता है, जहां मंत्री उसे गोली मारने के लिए अपनी बंदूक उठाता है। लेकिन उसकी बेटी उसे रोकते हुए कहती है, मैं इतने दिनों से इस हिरन की देखभाल कर रही हूँ, हमें तो कभी कोई संक्रमण नहीं लगा, ये सब जरूर किसी की साजिश है। ये सुनते ही मंत्री हिरन को मारने का अपना इरादा बदल देता है। इसके अगले दिन जब मंत्री हिरन को पिलाने के लिए उसके पास पानी लेकर आता है, तो फिलिप पानी में प्रतिबिंब के जरिए मंत्री को टीना और उसकी बेटी की सारी साजिशों के बारे में बता देता है। उधर हीबा और टीना किसी बात पर बहस कर रही होती हैं। तभी राजकुमार एला के कमरे में जाता है और टीना से कहता है, मैंने अभी यहाँ किसी और लड़की की आवाज सुनी है। टीना कहती है, नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हालांकि तभी मंत्री वहाँ आकर राजकुमार से कहता है, आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है महाराज, बेड पर लेटी हुई ये लड़की रानी एला नहीं, इस डैन की बेटी हीबा है। ये सुनते ही राजकुमार हीबा के चेहरे से दुपट्टा हटा देता है। अब अपना भेद खुल जाने से डरी हुई टीना अपनी बेटी के साथ कमरे से निकलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, तो राजा के आदेश पर सैनिक उसे घेरने लगते हैं। आखिरकार मंत्री उनका जादू बेअसर करने के लिए दोनों पर चांदी की गोलियां चला देता है। उन गोलियों के प्रभाव से दोनों डायने जलकर भस्म हो जाती हैं। उनके मरते ही उनके जादू का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे कि फिलिप और एला वापस अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और इस तरह फैंटेसी स्टोरी ही खत्म हो जाती है।